हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। अब फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो है विद्युत जनित्र, जिसे हम डायनोमो के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मेरा एक ही लक्ष्य है, कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। तो मैं यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक आराम से बने रहें और समझ में एक एक पॉइंट्स आता जाएगा, लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। कॉपी पेन नहीं लिए हैं, लेकर बैठ जाइए, बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए जी, अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आता है विद्युत जनित्र अथवा डायनोमो क्या होता है। तो इसको हम जान लेते हैं जी कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं। याद रखेंगे, इसे ही प्रतिवर्ती विद्युत जनित्र भी हम कहते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। देखिए, जो विद्युत जनित्र होता है ये एक ऐसा यंत्र होता है या युक्ति होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है या मशीन होता है, ठीक है ना। मतलब विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा, याद रखेंगे, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। बात आप इतनी बात समझ गए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं, आपने विद्युत जनित्र मतलब डायनोमो को आपने स्वयं देखा है। अब वो कहाँ देखा है? शादी ब्याह में। जैसे शादी होता है तो शादी में या विवाह में आप जाते हैं तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो जनरेटर चलता है। जनरेटर तो आपने नाम सुना होगा ना, जो इंग्लिश शब्द है जनरेटर, तो वही है विद्युत जनित्र। वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है जी? तो जो वो फ्यूल लेता है, जो वो ऑयल लेता है, ठीक है ना, जो डीजल लेता है या पेट्रोल लेता है, जो भी लेता हो, ठीक है ना, तो वो यांत्रिक ऊर्जा है, उसको यांत्रिक ऊर्जा हम दे रहे हैं। और वो जो फ्यूल लेकर, ऑयल लेकर, वो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा हमें दे रहा है। तो वही बात है, तो वो एक प्रकार का मशीन ही है ना। तो वही कहा जा रहा है कि विद्युत जनित्र क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिंपल सा लैंग्वेज है, समझ में आ गया होगा। चलिए जी, जैसे वो समझ में आ गया वैसे ही आपको सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। देखिए सिद्धांत क्या है, तो ये जो है, जो मतलब विद्युत जनित्र है, ये विद्युत जनित्र है, ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी बात आप समझ गए। चलिए जी, सबसे पहली बात, ये एक नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम या सिद्धांत कह सकते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। तो याद रखेंगे, ये जो विद्युत जनित्र है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इस सिद्धांत में हमने क्या बताया है, इसको आपको जानना होगा। तो आप लिखेंगे अर्थात, फिर से आप नीचे लिखेंगे अर्थात। अब इस सिद्धांत में हमें सिंपल सी बात यही बताया गया है कि जब किसी कुंडली को, मान लेते हैं एक कुंडली है, मान लेते हैं ये एक कुंडली है, ठीक है ना, और इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में रखकर और इस कुंडली को हम घुमाते हैं, इस प्रकार घुमाते हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में यहाँ पे परिवर्तन होगा, जिसके कारण एक क्या होगा, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सिंपल सी यही है इनका, क्या है, इनका मेन जो सिद्धांत है वो यही है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, ठीक है ना, तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यही है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। एक और इसका सिद्धांत है, इसके 2 नियम है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए वही बात हमने लिखा है, यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। प्रेरित धारा, ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा।
तो इस तरीके से कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए मात्रा में तो आप उसको सुधार कर लेंगे। बात आप समझ गए ना। देखिए वही मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये क्या है, एक जो क्या है विद्युत जनित्र ही है। कैसे है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है आयताकार, ये क्या है, ये कुंडली है, ठीक है ना। क्या है, कुंडली। अब ये यहाँ पे N और S जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ध्रुव है। किसके ध्रुव, चुंबक के ध्रुव। तो ये चुंबक का N ध्रुव है, ये S ध्रुव है। आपको पीछे से ये दिखाई दे रहा हो कि ये कटे हुए हैं, तो ऐसा ये कटे हुए नहीं है, क्योंकि चुंबक के एक ये N है, ये S है, तो चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ये बात हमने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये कैसे है, तो ये एक नाल चुंबक है। नाल चुंबक का मतलब इस प्रकार का चुंबक है, ठीक है ना, इस तरीके का, ठीक है, जिसको मान लेते हैं ये N है और S है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये N और S दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर का जो ये हिस्सा है ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये मतलब ये अंदर है, ठीक है ना। ये जो इतना हिस्सा है ये समझिए अंदर है। जैसे कि नाल चुंबक कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। ये N है, ये S है, ये अंदर का हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं ना, बात यही है। तो वही बात कहा जा रहा है, ये कुंडली है, कुंडली को चुंबक के पास रखा गया है। तो ये बताइए, चुंबक का ये N है, ये S है, तो चुंबकीय, जब चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हुआ होगा। तो जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को हम घुमाते हैं, अब इसको हम नचाएंगे, तो जब नचाएंगे तो हमने अभी न पढ़ा कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा तो ये जो आपको ये कुंडली है, इसमें एक क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो यही बात है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। ये क्या है, ABCD, ये कुंडली है, ये क्या है, चुंबक है, ये क्या है, आर्मेचर है। अब उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको ग्रीन टाइप का B1 और B2, ये क्या है, ब्रूस है। क्या है, ब्रूस, ठीक है ना। इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे ब्रूस। ये आपको ये वलय दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको सर्पी वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्पी वलय। सर्पी वलय मतलब गोलाकार ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सर्पी वलय है। बात आप समझ गए होंगे। जो सर्पी वलय को S1 और S2 से हम दर्शाते हैं। अभी इसका भी का काम क्या है सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इतनी बात सिद्धांत समझ में आ गया ना, कि फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बात आप समझ गए होंगे। यदि आपने समझ लिया, ठीक है ना, तो चलिए आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है जी, अच्छा वीडियो बन रहा है, ठीक। चलिए ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि विद्युत जनित्र का संरचना या रचना हम कह सकते हैं, या बनावट भी हम कह सकते हैं। तो अब इसकी रचना क्या है, बनावट कैसी है, तो उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने जाना कि विद्युत जो जनित्र है उसमें हमने एक चुंबक को लिया है। ये हमने अभी अपने देखा ना कि ये एक क्या है, चुंबक यहाँ पे लिया गया है, जिसके ध्रुव है N और S। तो ये जो चुंबक होते हैं ये अति शक्तिशाली चुंबक है, ठीक है ना, अति शक्तिशाली बहुत, इसके पास पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो हाई पावर का ये है चुंबक। तो वही बात, चुंबक में आप क्या लिखेंगे, चुंबक कैसा है, तो यह एक अति शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जिसका ध्रुव क्या है, N और S होते हैं। इतनी बात लिख देंगे कि यह एक अति शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जिसके ध्रुव N और S होते हैं। बात आप इतनी बात समझ गए हैं। दूसरा जो आता है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या है कि यह एक आयताकार कुंडली ABCD है, जो तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाया जाता है। मतलब आर्मेचर जो है, ये आर्मेचर जो ABCD दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार का आर्मेचर ही है, जिसे तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी यही बात है जी, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, यह एक प्रकार का मतलब आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो तांबे के तार को क्रूड पर लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है ना।
चलिए तीसरा हमारा आता है जो है सर्पी वलय। अब सर्पी वलय क्या होता है समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग धातुओं के छल्ले से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहा गया कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग धातुओं के छल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं। बात हम समझ लेते हैं। देखिए कुंडली ये है तो कुंडली का दो सिरा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए कुंडली जो है इस तरीके से आई है, तो ये एक ये सिरा है, दिखाई दे रहा है, ये आपका एक ये सिरा है और एक ये नीचे तक आया है, ये एक सिरा है, तो दो सिरे हुए ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग वृत्ताकार छल्लों से जुड़े हैं। तो ये आपको छल्ला दिखाई दे रहा है, छल्ले को ही हम वलय कहते हैं, तो आप वलय भी कह सकते हैं। तो एक वलय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक वलय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे तो ये आपका ये कुंडली का एक सिरा है, देखिए ये S2 सर्पी वलय से जुड़ा है, और एक कुंडली का एक ये सिरा है, ये S1 जो वलय है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसी वलय को ही हम सर्पी वलय कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, कुंडली के दो सिरे दो अलग अलग धातुओं के छल्ले से जुड़े होते हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं। समझ गए होंगे, सिंपल सा है। अगला आता है ब्रूस। तो देखिए ब्रूस जो है तो सर्पी वलय सदैव तांबे की बने दो पट्टियों को स्पर्श करते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। मतलब ये जो सर्पी वलय है, ये जो आपको सर्पी वलय दिखाई दे रहे हैं, ये तांबे के बने हुए दो, ये क्या है, दो ब्रूस को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। या दो ब्रूस हम ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, पट्टियों कह सकते हैं, ठीक है ना। किताबी जो लैंग्वेज है उसको भी हमें बताना अनिवार्य है, इसलिए मैं इसको पट्टी कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे कहेंगे कि जो सर्पी वलय सदैव तांबे के बनी हुई दो पट्टियों को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, कि जो सर्पी वलय हैं वो तांबे के बनी हुई दो क्या पट्टियों को स्पर्श करते हैं जिन्हें ब्रूस कहते हैं। अब ब्रूस B1 व B2 होते हैं, या आप लिखना चाहें तो ब्रूस B1 सर्पी वलय S1 से जुड़ा होता है और ब्रूस B2 सर्पी वलय S2 से जुड़ा होता है। इतना भी आप चाहें तो इसकी संरचना में आप नीचे लिख सकते हैं। तो इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ये सब कुछ आ गए होंगे। तो यदि आपको आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद इसकी कार्यविधि जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत गर्मी है भैया, चलिए कोई नहीं, मेहनत हमें करना है। अब इसकी कार्यविधि हम जान लेते हैं। देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, कार्यविधि जानने से पहले वो तो हमें जानना ही है। देखिए मैं रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सुबह में भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, शाम को भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं कभी कभी देखता हूँ कि उतने स्टूडेंट मतलब सीरियस होकर इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी वो सीरियस नहीं होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि उनको चाहिए 90+, किसी को चाहिए 80+, 80%, 90%, 95% चाहिए। अब पढ़ाई के समय पर पता नहीं क्या करते हैं, क्या आप नहीं करते, ठीक है ना। आप तो ये पढ़ रहे हैं, जो वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो वो तो मैं समझता हूँ आप पढ़ रहे हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो नहीं कर रहे हैं। तो दुख तो लगता है ना, क्योंकि मैं तो सभी को लिए मतलब जो भी सिखा रहा हूँ सभी को सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो दुख लगता है दोस्त। तो दुख देना अच्छी बात नहीं होती है। और किसके लिए दुख हो रहा है, आपके लिए दुख हो रहा है कि आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। देखिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि पढ़ाई काम नहीं आएगा, तो ये पढ़ाई काम आएगा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, पर पढ़ाई उस लेवल तक आप पढ़े तो सही। अब मान लेते हैं 12 तक आपने पढ़ लिया, 12 के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया, अब कहेंगे पढ़ाई काम ही नहीं आ रहा है, तो कैसे काम आएगा भैया, कैसे काम आएगा। अब ट्रांसफार्मर अगर आपको चाहे विद्युत जनरेटर बनाने को अगर दिया जाए तो आप 12 पढ़ के थोड़ी ना बना लेंगे, आगे आपको हाई लेवल तक पढ़ना होगा, तब ना आप कोई मतलब कोई लायक होंगे, तब ना इसका सभी का उपयोग आएगा। तो पढ़ाई उतने लायक तक या उतने जो पद होते हैं वहां तक करेंगे तब आपको इन सभी का यूज होगा। बीच में ही आप छोड़ देंगे किसी भी चीज को तो वो किस काम का, ठीक है। पर फिर भी पढ़ाई कभी भी व्यस्त, जो ये ज्ञान है ना, ये कभी भी मतलब खाली हाथ नहीं जाने देता, ठीक है ना कभी ये सब काम आ जाएंगे आपके।
कुछ नहीं तो किसी को बताने के ही काम आ जाएंगे। तो चलिए कोई नहीं, जिनको पढ़ना है अच्छी बातें पढ़ें, और न पढ़ने वाले को कितने भी मैं समझा लूँ। चलिए अगला कह रहा है कि कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात है, अभी हमने ये फिगर इस प्रकार आपको बनाया था, ठीक है ना। ये कुंडली था और यहाँ पे हमने क्या रखा था, इस प्रकार ये आपके चुंबक थे। मैं गलत तो नहीं हूं, इस प्रकार आपके चुंबक थे। यहाँ पे आपके क्या लगे हुए थे, यहाँ पे एक ब्रूस लगा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पे आपका क्या था, एक वलय था। और यहाँ पे अगर पे से चल जाते हैं तो यहाँ पे एक आपका क्या था, एक सर्पी वलय था, और यहाँ पे आपका एक ब्रूस था। कुछ इस तरीके का ही आपका था। और ये ABCD ये क्या है, ये एक कुंडली है। और यहाँ पे ऊपर एक इस तरीके का वलय लगा होता है जिससे हम घुमाते हैं। तो मैं ऐसे ही फिगर बना दिया, फिगर तो वहाँ पे है मेन, आप देख लीजिएगा, मैं समझाना चाहता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे ये बात बताया गया कि जब किसी बंद कुंडली ABCD ये है तो इसको चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाते हैं। जब इसको हम घुमाते हैं, नचाते हैं, तो क्या होता है कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रहा है, तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। मतलब एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो बात आप समझ गए, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये हुआ आपका कार्यविधि। बात आप समझ ही गए हैं, यहां से मैंने एक्सप्लेन एक बार कर भी दिया है। चलिए जी, आप इसको लिख भी लेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था जो कि विद्युत जनित्र आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। कल हमने पढ़ाया था ट्रांसफार्मर, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मैं आपको दिखा भी दूं, देखिए ये पहले से मैंने सेव कर रखा है, यहाँ पे है भी ट्रांसफार्मर। यदि आपने नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे लिखेंगे ट्रांसफार्मर ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया है तब जाकर मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। मेरा लक्ष्य है कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करे, और मैं इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और मैं यही चाहता हूं कि यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही मतलब पढ़ाया जाए कि समझ कर याद हो जाए, रटना ना पड़े, तो आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको बेनिफिशियल जो भी बेनिफिट वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो अभी आपके टॉपिक होंगे, आवश्यक सूचनाएं होंगे, PDF नोट्स होंगे, वो वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।